Okay, so welcome to the first class of the Saturday Sunday weekend live focused batch for CFA level 1. Now, why is this batch called live focused? Because number 1, this is live, and number 2, this is focused as compared to the full immersion. तो फुल इमर्जन बैच में ये जो फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा डेरिवेटिव का, इसमें शायद मैंने 11 क्लासेस ली थी. कैन यू बीट इट? बट लाइव फोकस्ड बैच में इस चैप्टर को अपने को 2 क्लासेस में कंप्लीट करना है. ये वाली क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी. तो एनीबडी हु इज वाचिंग द क्लास, उस पर्सन को समझना है कि ये क्लासेस में थोड़ा सा हम लोग स्विफ्टली मूव करते हैं. वो जो हमने नॉर्मल क्लासेस में 10 या 11 क्लासेस में कवर किया था, वो 2 क्लासेस में कवर करने वाले हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर दोज ऑफ यू हु हैव ज्वाइंड लाइव, कैन यू प्लीज कमेंट अ गुड मॉर्निंग और समथिंग, जिससे कि मेरे को समझ में आएगा क्लासेस ठीक से चल रही है. यस प्लीज, वेटिंग फॉर योर रिवर्ट. जिन्होंने ज्वाइन किया है ऐप पे, वो लोग अगर मैसेज भेज दे गुड मॉर्निंग, तो आई विल बी कॉन्फिडेंट दैट यस द ऑडियो एंड द वीडियो आर फाइन. ओके, सो आई एम गेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम आनंद शर्मा एंड आर्यन. गुड मॉर्निंग. So I hope Anand and Aryan, the audio and the video are fine. Anand and Aryan, can you please confirm whether the audio and the video are fine? Yes, please. Perfect. Let's start. तो I'll once again repeat कि ये वाली क्लास YouTube पे जाएगी. मेरी डेरिवेटिव की फर्स्ट क्लास ऑलरेडी YouTube पे है, फुल इमर्जन बैच की. तो जो बच्चे हैं ना, खासकर जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं है, तो वो बच्चों को वो वाली क्लास पे रेफर करना चाहिए, फुल इमर्जन वाली, रादर देन दिस वन. ठीक है ना? ओके, दिस इज फॉर दोज जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स है, जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको 250-300 आवर्स में कंप्लीट करना है, उनके लिए है. ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट्स कम टू दिस डेरिवेटिव स्टफ. वन सेकेंड. Derivatives. Now this is a part of paper 2 in the CFA level 1 curriculum, paper 2, and this will comprise roughly 5 to 7% of your exam. ये पेपर 2 है. पेपर 1 में we have ethics, QM, FSA, economics and corporate issues. Paper 2 में we have equity, fixed income, derivatives, portfolio management, alternate investments, ये सब टॉपिक. ये पेपर 2 का टॉपिक है. नाउ डेरिवेटिव्स जो है, उसमें देर आर 10 लर्निंग मॉड्यूल्स. होप यू आर राइटिंग. 10 लर्निंग मॉड्यूल्स. इनमें से कैटेगरी 1, फर्स्ट 3 learning modules is about डेरिवेटिव क्या है, I have written derivatives and markets. सेकेंड है डेरिवेटिव का टाइप्स, और थर्ड है डेरिवेटिव का यूजेस. तो दिस इज LM1, LM2, LM3. Okay, LM1 is derivatives and markets, LM2 is types, and LM3 is uses. जो कैटेगरी 2 है, उसमें 4 learning modules are there. It is all about pricing and valuation. Pricing and valuation of forwards. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने नाम सुना होगा. फ्यूचर्स एंड स्वैप.
प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड फ्यूचर्स एंड स्वैप। कैटेगरी 3 जो है उसमें 3 लर्निंग मॉड्यूल्स है एंड दैट इज ऑन प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस। Okay, so these are the 10 learning modules. First 3 learning modules is about derivative ka basics. Okay, let me write basics over here. Derivative ka basics. तो basics में we have derivatives क्या होता है, उसका markets कैसा होता है, derivative का types क्या है, derivative का uses क्या है, ठीक है ना। Category 2 में there are 4 learning modules on the pricing and valuation of forward futures and swap. Category 3 में there are 3 learning modules in the pricing and valuation of options. So there are 10 learning modules over here. It will comprise 5 to 7% of the exam. You must be aware, or you should be aware, that examination may the minimum passing score is 1600, maximum 1900. There are people who flunk by scoring 1595. समझ गए? तो इसलिए every question is important in the exam. Every question. By looking at the percentage, only 5 to 7%, you can't be negligent that लगता है इसके अंदर ज़्यादा important नहीं है, ठीक है तो? So this is about this thing. Now, even when I was explaining to you derivative का syllabus, तभी मैंने कुछ terms use कर दिए जैसे forward, futures, swaps and options. You must have seen. And we will not assume that you know about them. So let me explain what are they. Basically, there are a number of assets and there are a number of variables. Assets like commodity, equity, bond. Variables like interest rate, exchange rate, weather means मौसम, rainfall, temperature. ठीक है, सो देर आर सेवरल एसेट्स एंड देर आर सेवरल वेरिएबल्स. ये जो एसेट्स और वेरिएबल्स है इनका वैल्यू चेंज होता रहता है और ये जो वैल्यू चेंज होता रहता है उसके बेसिस पे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड. और वो जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है उनमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगे, ए एंड बी, हु विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग टेम्परेचर, हु विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग द शेयर प्राइस ऑफ एप्पल, who will enter into contract regarding an interest rate. You must have heard SOFR, okay, secured overnight funding rate, US में the market reference rate, okay. So these parties will enter into a contract regarding, देख यार इसके ऊपर SOFR के ऊपर contract करते हैं, नहीं टिस्को के ऊपर contract करते हैं, नहीं एप्पल के ऊपर contract करते हैं, नहीं निफ्टी के ऊपर contract करते हैं. They would enter into a contract on that. और वो जो contract है that's a derivative. So what is a derivative? A derivative is a financial contract based on an underlying. Based on an underlying. Underlying is the asset or the variable. ठीक है तो? And the value of the derivative. Okay, derivative का जो performance है that will depend upon the performance of the underlying. कि वो क्या होगा to the dollar INR exchange rate, उसके ऊपर derivative का value dependent होगा. क्या होगा to the Apple share price, उसके ऊपर डेरिवेटिव का वैल्यू डिपेंडेंट होगा. तो डेरिवेटिव इज डिराइव. ओके, लेट मी टेक माय टाइम, व्हिच मींस व्हेन वी आर सेइंग, सो आई सेड देयर आर सेवरल एसेट्स. मैंने बोला देयर आर सेवरल एसेट्स, देयर आर सेवरल वेरिएबल्स. एसेट्स का एग्जांपल हो गया कमोडिटीज. कमोडिटीज कैन बी हार्ड कमोडिटीज. हार्ड कमोडिटीज वो होता है जो माइन होता है, ठीक है, और एक्सट्रैक्ट होता है, लाइक क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर. सॉफ्ट कमोडिटीज वो होता है जो जैसे एग्री कमोडिटीज, व्हीट, कॉर्न, लाइव कैटल, ठीक है ना, कमोडिटीज. देन यू हैव इक्विटी. इक्विटी में इंडिविजुअल शेयर्स भी हो गया, उसके अलावा इक्विटी इंडेक्स भी हो गया, S&P 500. उसके अलावा यू हैव, सो कमोडिटीज है, इक्विटी है, बॉन्ड है, बॉन्ड यानी फिक्स्ड इनकम, उसके ऊपर. वेरिएबल्स में यू हैव इंटरेस्ट रेट, जिसको अपने बोलते हैं MRR, मार्केट रेफरेंस रेट,
then you have exchange rate, USD INR, USD GBP, exchange rate, you have weather, temperature, rainfall, ठीक है, you have credit worthiness of an entity, कि अदानी का credit worthiness क्या हो गया था when that Hindenburg report came, तो credit worthiness of an entity. तो इन सब के ऊपर commodity prices are fluctuating, share prices are fluctuating, bond prices are fluctuating, interest rate is going up and down, currency are fluctuating, temperature is going up and down, credit worthiness is changing. तो इनके ऊपर these become the underlying, ये हो गया underlying, these become the underlying. और इनके ऊपर we have financial contracts, and these financial contracts are known as derivatives. So if somebody wants to go to the literal word, तो derivative में एक word है deri और एक है vative. Deri माने derive, vative माने value. So a derivative is a financial contract which derives its value from an underlying. A derivative is a financial contract which derives its value from an underlying. That's the definition. A derivative is a financial contract which derives its value from an underlying. समझ गए? अब ये जो बोल रहे derives its value, ये थोड़ा सा superficial लगता है, तो because of which the best example to explain derivative is forward contract. Forward contract, ये best example है. तो forward contract में suppose you have an airline company, Indigo, and you have an oil producer, ठीक है, तो oil producer, suppose we say ONGC. So you have two entities. One is a commodity user, which is Indigo. The other is a commodity producer, which is ONGC. Now, what is ONGC afraid of? ONGC is afraid of oil price falling, because उसको तो oil बेचना है. It's afraid of oil price falling. What is Indigo afraid of? Indigo is afraid of oil price rising. Afraid of oil price rising. So both of them are exposed to the fluctuations in oil price. Indigo का variable cost का 20-30% तो oil पे जाते हैं, ठीक है, तो it's afraid of oil price rising, while ONGC is afraid of oil price falling. So they enter into a forward contract today, T equal to 0, initiation of the forward contract. And suppose the forward contract is for 6 months, T equal to 6 months, wherein say 100 barrels of oil will be purchased by Indigo from ONGC. Okay, 100 barrels of oil. So 100 barrels of oil will be purchased by Indigo from ONGC. So we say Indigo is long the forward contract to buy in a long, while ONGC is short the forward contract to sell. Indigo is contracting to buy, ONGC is contracting to sell. तो जो contract to buy कर रहा है वो long position, contract to sell कर रहा है short position, ठीक है. What is the underlying? The underlying is oil. So oil is the underlying over here. What is the contract size? 100 barrels. What is the maturity of the contract? 6 months. 6 months का contract है. And what is the price at which they have entered? 100 barrels of oil at dollars, say 62 per barrel. At $62 per barrel. तो 62 per barrel जो है वो हो गया forward price. तो 62 is the forward price which is negotiated. ठीक है. 100 barrels is the contract size. Oil is the underlying. 6 months is the maturity. ठीक है. तो और the two parties are Indigo and ONGC.
and then the term sheet is signed between them. Term sheet मतलब terms and conditions. तो terms and conditions में एक important term and condition होगा कि सर 6 महीने बाद क्या होगा. Will there be a physical settlement or there will be settlement of difference? यहां पे जाके 6 महीने बाद क्या होगा, या तो physical settlement होगा, physical settlement और कैश सेटलमेंट. कैश सेटलमेंट दोनों का मतलब शायद समझ में आ रहा होगा. फिजिकल सेटलमेंट का मतलब हुआ 6 महीने बाद ONGC will have to deliver 100 barrels of oil to Indigo and Indigo will have to pay 100 into 62. ONGC will deliver 100 barrels of oil and Indigo will pay 100 into 62. 6 महीने बाद जो स्पॉट प्राइस होगा ना ऑयल का, उससे कोई मतलब नहीं है. If the price is suppose 70 6 महीने बाद, तो in that case who will be happy? Indigo will be happy, उसको 62 में मिल गया. ONGC will be sad. और अगर प्राइस 50 हो गया तो in that case ONGC will be happy because उसने 62 पे चेप दिया, जबकि Indigo will buy at 62. ठीक है, that's called physical settlement. कैश सेटलमेंट क्या होता है? Instead of ONGC delivering 100 barrels of oil to Indigo, they will settle the difference on that day. जैसे उस दिन दाम 70 हो गया तो कौन जीता? Indigo जीता. तो Indigo will get 8 into 100, $800. That's it. Indigo will get 8 into 100, $800. ONGC will pay $800. Okay, is this clear? Tell me please. Please reply whether it's clear or not. Forward contract मतलब contract to buy or contract to sell something in future. That something is the underlying. The person contracting to buy is long. The person contracting to sell is short. ठीक है? And there can be either physical settlement or there can be cash settlement. Physical और cash settlement word से समझ में आ रहा है क्या होगा? ठीक है? Usually जो indices होते हैं ना, जैसे if you enter into a forward contract on Nifty और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन S&P 500 इंडेक्स, उस पर तो फिजिकल सेटलमेंट हो ही नहीं सकता है, उस पर तो कैश सेटलमेंट ही होता है. ठीक है, तो बट फिजिकल सेटलमेंट कमोडिटीज में होने को हो सकता है, जैसे ऑयल के केस में इट्स पॉसिबल. सो दैट्स अ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव. सो वंस अगेन लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट which derives its value, okay, based on an underlying asset or variable. Based on an underlying asset or variable. ठीक है, तो वहां से डेरिवेटिव आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है बेस्ड ऑन. इस एग्जांपल में, मेरे इस एग्जांपल में, व्हाई डिड दिस टू पार्टीज एंटर इनटू डेरिवेटिव? प्लीज टेल मी. डिड दे एंटर इनटू इट फॉर हेजिंग और फॉर स्पेक्यूलेशन? ये लोग एंटर क्यों किए? फॉर हेजिंग और स्पेक्यूलेशन? यू मे रिप्लाई. डिड दे एंटर इनटू द डेरिवेटिव फॉर हेजिंग और डिड दे एंटर फॉर स्पेक्यूलेशन? मेरे वाले स्टोरी में why was the derivative entered by them? For hedging or for speculation? Obviously it was for hedging. They entered because they were exposed. They had a certain risk, okay, a risk exposure, and they wanted to hedge the risk transfer करना चाह रहे थे, risk reduce करना चाह रहे थे. ठीक है, इसलिए enter किए. It is very well possible that there is a trader who has a certain idea, who studies charts, who studies technical charts or who looks at happenings. The fact that अभी ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ क्या किया था आपको पता ही है. जैन बिगिनिंग में ट्रंप ने जो वेनेजुएला को लेके किया, तो अकॉर्डिंगली उन सबको देख के आपको लगता है कि सर, मेरे को लगता है देयर बी अनदर escalation in the oil countries, okay, regarding all this happening, because of which supply will be distorted and oil price will rise. ये आपको लगता है. You are not an airline company, you are not an oil producer, you are not exposed to oil, but you have a certain opinion, a price belief about oil, and therefore you will buy forward contract on oil. Buying forward means buying nothing, it's a contract to buy. It's an upside betting. आप bet लगा रहे हैं कि oil का दाम बढ़ेगा. You are speculating. Speculate करने के लिए सर हम लोग तो spot market में भी buy कर सकते हैं oil. जस्ट इमेजिन, अगर आप स्पॉट ऑयल बाई करेंगे तो आपको बाई करना पड़ेगा फिजिकली, उसको स्टोर करना पड़ेगा. इफ यू बाय ऑयल स्पॉट, यू हैव टू बाय इट फिजिकली, यू हैव टू स्टोर इट एंड देन यू हैव टू सेल इट. दैट्स वेरी कम्बरसम. बट डेरिवेटिव मेक्स इट सो इजी. डेरिवेटिव में यू डोंट हैव टू, क्या बोलते हैं, बाय द ऑयल, यू हैव टू जस्ट कॉन्ट्रैक्ट टू बाय. ओके, मे बी यू हैव टू डिपॉजिट सम सिक्योरिटी डिपॉजिट. होता है ना कि भाई क्या पता ये भाग जाए, बाद में बाई करने नहीं आए, तो यू हैव टू मे बी डिपॉजिट सम मार्जिन, सिक्योरिटी डिपॉजिट.
ओके, सो देयर इज लेवरेज. लेवरेज मतलब अपने एक सौदा कर रहे हैं जिसमें अपने $100 100 बैरल्स बाई करने वाले हैं 62 पे, तो 6200 का सौदा है. बट वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग टुडे, और मे बी वी हैव टू पे जस्ट 10%, 620 टुडे. तो मैं 620 पे कर रहा हूं और 6200 का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं. तो दैट्स कॉल्ड लेवरेज. लेवरेज का मतलब होता है कमती पैसा दे के ज्यादा एक्सपोजर लेना. ओके, दैट्स कॉल्ड लेवरेज. तो डेरिवेटिव प्रोवाइड्स लेवरेज एज कंपेयर टू द स्पॉट मार्केट. ओके, डेरिवेटिव प्रोवाइड्स लेवरेज एज कंपेयर टू द स्पॉट मार्केट. ओके, स्पॉट मार्केट में पूरा पैसा देना पड़ता है इफ यू वांट टू स्पेक्युलेट. डेरिवेटिव में आपको लेवरेज मिल जाता है. सर लेवरेज बढ़िया चीज है क्या? यू नो इट वेल. लेवरेज इज एन एम्पलीफाइंग टूल. अब आपको जो फायदा घाटा होगा वो 10 टाइम्स होगा. तो अगर फायदा हो गया तो 10 टाइम्स, घाटा हो गया तो 10 टाइम्स. मैंने 10 टाइम्स क्यों बोला? बिकॉज 6200 का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए, 620 पे किए, तो द एक्सपोजर इज 6200 बट वी आर पेइंग 620, सो 10 टाइम्स इज द एक्सपोजर. सो वॉट एवर गेन और लॉस, ओके, दैट इज एम्पलीफाइड. ओके, लेवरेज. आई थिंक लेवरेज बहुत ही फंडामेंटल चीज है जो CFA स्टूडेंट्स को बेस से समझना पड़ेगा. व्हेन यू लुक एट द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अदानी, इफ यू रिमेंबर 2022-23 में वन ऑफ द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट अदानी वाज दैट अदानी के बैलेंस शीट में हैवी डेट था. हैवी डेट था, मेरे को याद नहीं है, द डेट इक्विटी रेशियो वाज परहैप्स 15:1. अदानी के बैलेंस शीट पे जो डेट था, द डेट इक्विटी रेशियो वाज परहैप्स 15:1. मतलब ₹1 का इक्विटी और 15 टाइम्स डेट है. ठीक है, तो दैट्स लेवरेज ना. तो उसके कारण अगर अदानी के बिजनेस पे प्रॉब्लम हो जाए, इट इज गॉन. अंडरस्टूड? सो लेवरेज इज एन एम्पलीफाइंग टूल. इफ थिंग्स वर्क वेल, इट इज अ ग्रेट, इट्स अ बून, माने मजा आ जाए. समझ गए? बट इफ थिंग्स गो ऑकवर्ड, इन दैट केस इट विल, इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार फास्ट. तो इफ द रोड इज फ्री, क्लियर, यू रीच योर डेस्टिनेशन फास्टर. बट इफ the road is problematic, there can be an accident. Okay, और accidents ज्यादा होते हैं. Therefore leverage is always a risky unless or until it's a very shrewd driver who have an understanding of the business. तो leverage कई जगह आप लोग के आएगा. तो derivatives are preferred as compared to spot market because number one, derivatives have lower transaction cost. डेरिवेटिव मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होता है, बायर सेलर जल्दी मिलता है. देयरफॉर जो बिड आस्क का डिफरेंस होता है ना, वो कम होता है, कमीशन कम लगता है, बिड आस्क का डिफरेंस कम होता है. से द बिड रेट इज 62, द आस्क रेट इज 62.05, तो केवल 5 पैसे का डिफरेंस है. 62.05, 5 सेंट्स का डिफरेंस है. बट स्पॉट मार्केट में क्या होगा? 61.5, 62.5, $1 का डिफरेंस है. तो डेरिवेटिव में 5 पैसे का डिफरेंस होगा और स्पॉट मार्केट में $1 का डिफरेंस होगा. ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेरिवेटिव में कम होता है. ठीक है, लेवरेज प्रोवाइड होता है डेरिवेटिव में, लिक्विडिटी ज्यादा होता है डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव में शॉर्टिंग का मौका मिलता है. शॉर्टिंग का, जैसे अगर किसी को लगता है ऑयल प्राइस गिरने वाला है, किसी को लगता है ऑयल प्राइस गिरने वाला है, उसको स्पेक्यूलेट करना है, स्पेक्यूलेट. ओके, उसके पास ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, स्पेक्यूलेट करना है उसको. टेक्निकल चार्ट देखा, स्पेक्यूलेट करना चाह रहा है, तो ऑयल को सेल करेगा. तो स्पॉट ऑयल को सेल कैसे करेंगे? स्पॉट ऑयल को सेल कैसे करेंगे? तो यू विल से दैट सर देयर इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग. ऑफ कोर्स शॉर्ट सेलिंग होता है, कई जन को पता होगा. आई डोंट नो पायल, आर्यन, आनंद, whether you know it or not. शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है सेलिंग समथिंग दैट यू डोंट हैव. शॉर्ट सेलिंग मीन्स सेलिंग समथिंग विच यू डोंट हैव. हाउ? बाय बोरोइंग इट फ्रॉम समबडी. किसी और से ऑयल ले लेंगे, अपने बोरो कर लेंगे और उसके बाद उसको बेच देंगे, और बाद में जब ऑयल का दाम गिर जाएगा तो वापस से खरीद के उस आदमी को लौटा देंगे. दैट इज शॉर्ट सेलिंग. शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है मेरे को कुछ बेचने का मन है, बिकॉज उसका दाम गिरेगा मेरे को लगता है, तो मैं किसी से ले लिया, बोरो कर लिया और बोरो करके बेच दिया, और बेचने के बाद में खरीद के उसको लौटाऊंगा. इज दैट इजी? टेल मी, इज दैट इजी? इट इज डिफिकल्ट. कौन है जो आपको ऑयल का लोन दे देगा, जो ऑयल का लोन दे देगा, ऑयल आपको लोन में दे देगा? इट इज नॉट पॉसिबल ना. ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एसेट्स में कई बार इट्स पॉसिबल. ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में शॉर्ट सेलिंग इज पॉसिबल, बट यू हैव टू एक्नॉलेज ये सब झमेले के बजाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना कितना इजी है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज सो इजी टू एंटर इंस्टेड ऑफ स्पॉट में शॉर्ट सेल करना. सो व्हाई डेरिवेटिव्स इंस्टेड ऑफ स्पॉट? नंबर 1 लेवरेज, नंबर 2 लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नंबर 3 हायर लिक्विडिटी, एंड नंबर 4 डेरिवेटिव्स जो है उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और डेरिवेटिव्स पे शॉर्ट करना इजियर है. और डेरिवेटिव्स बहुत चीजों के ऊपर है. ओके, इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, टेम्परेचर के ऊपर है. उन सबको कैसे करेंगे आप स्पॉट मार्केट में? देयर इज नो स्पॉट मार्केट फॉर टेम्परेचर, रेनफॉल. इनफैक्ट डू यू नो देयर इज लॉन्जेविटी डेरिवेटिव्स. देयर इज लॉन्जेविटी डेरिवेटिव्स. लॉन्जेविटी डेरिवेटिव्स क्या होता है?
जो इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, वो लोग तो एन्यूटी सेल करते हैं ना, लाइफ एन्यूटीज. इफ यू आर अवेयर, इंश्योरेंस कंपनीज सेल लाइफ एन्यूटीज. यानी इफ यू आर से 60 इयर्स ओल्ड एंड यू आर रिटायरिंग, आप 60 इयर्स ओल्ड है, आप रिटायर कर रहे हैं, तो आपको डर लगता है कि आपका अब फ्यूचर में तो इनकम आएगा नहीं, तो हाउ विल यू लिव. तो उस समय आपका जो सेविंग्स है ना, से 50 lakhs, आप 50 lakhs LIC को देते हो एंड यू बाय अ लाइफ टाइम एन्यूटी. यू पे 50 lakhs टू LIC एंड यू बाय अ लाइफ टाइम एन्यूटी. तो आपने लाइफ टाइम एन्यूटी बाय कर लिया. If you buy a lifetime annuity, in that case, every month LIC will pay you a certain annuity amount. LIC will pay an annuity amount till you live. अब प्रॉब्लम है till you live का ना. LIC ने एक्चुअरियल कैलकुलेशन किया और करके समझा कि आप 15 साल जियोगे, 75 पे आप निकल जाओगे. समझ गए? तो LIC कैलकुलेशन किया 15 into 12, 180 टाइम्स में आपको एन्यूटी पे करेगा. बट अगर आप ज्यादा जी गए तो, इफ यू लिव फॉर 85 years, 90 years, तब तो LIC को डबल द पीरियड आपको एन्यूटी देना पड़ेगा. दैट्स अ रिस्क दैट LIC इज रनिंग. ठीक है? तो LIC जो है उसको ये रिस्क है कि आप ज्यादा जी लिए तो, दिस इज कॉल्ड लॉन्जिविटी रिस्क. यू अंडरस्टैंड? लॉन्जिविटी रिस्क इज द रिस्क ऑफ लिविंग मोर देन एक्सपेक्टेड, एंड दिस रिस्क इज रन बाय टू एंटिटीज. नंबर वन, इंश्योरेंस कंपनीज हु सेल एन्यूटीज. नंबर टू, पेंशन. नंबर टू, पेंशन फंड्स, बिकॉज पेंशन फंड्स को, पेंशन बेनिफिशियरीज को पैसा देना है ना टिल दे लिव. तो ये लोग दोनों अपने आप को हेज करने के लिए, दे वांट सम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, दे वांट सम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, सो दे हैव लॉन्जिविटी डेरिवेटिव्स. व्हिच डेरिवेटिव? लॉन्जिविटी डेरिवेटिव्स. यस. तो ये एक ग्रुप, एक पॉपुलेशन, ओके, उसके एवरेज पॉपुलेशन एज के ऊपर डेरिवेटिव खेलते हैं. समबडी हु इज इंटरेस्टेड कैन यूज जीपीटी फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या टर्म्स होता है, क्या नहीं होता है. अपने सिलेबस में नहीं है, पर नाम लिखा हुआ है. इफ यू आस्क मी, किस आपने फालतू में बोला या नाम है, नेम इज गिवन. Longevity derivatives. So we have derivatives on stocks, derivatives on stock indices, derivatives on interest rate, derivatives on bond, derivatives on currency, okay, derivatives on temperature, rainfall, derivatives on cryptocurrency, okay, cryptocurrency के ऊपर derivatives है, and so on. And derivatives are used for hedging, derivatives are used for speculation. थोड़ा hedging का और बात कर लेते हैं. कोऑपरेट कीजिएगा. You are a UK importer. You are a UK based company who are importing, say, watches from Switzerland. You are a UK based company who is importing watches from Switzerland. Okay. So you have to pay CHF. You have to pay CHF 75,000. You have to pay CHF 75,000 after 3 months. CHF 75,000 after 3 months. Who are you? UK company. And you're importing watches. You have to pay CHF 75,000 after 3 months. So what are you afraid of? You are afraid of CHF rising? You are afraid of CHF rising against GBP. CHF का वैल्यू बढ़ गया तो आपका तो ज्यादा लग जाएगा. तो accordingly what do? You go to a bank and bank के साथ you enter into a forward contract. A forward contract to do what? To buy CHF. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय CHF आफ्टर 3 months. तो बैंक के पास गए आप और बैंक से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आई विल बाय 75,000 CHF आफ्टर 3 months एट दिस रेट. तो यू आर लॉन्ग फॉरवर्ड, बैंक इज शॉर्ट फॉरवर्ड. दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हेजिंग. हेजिंग व्हाट? करेंसी रिस्क. हेजिंग करेंसी रिस्क. ठीक है? तो हेजिंग करेंसी रिस्क का एग्जांपल हो गया. उसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क. सपोज फॉर एग्जांपल you are a company which has issued floating rate note. You are a company which has issued floating rate note. So floating rate note is a bond, a debenture in which the interest payments are, suppose, 80 basis points over and above SOFR. 80 basis points over and above SOFR. तो जो भी SOFR होगा, secured overnight financing rate US में, वो plus 0.8 आपको पे करना है. तो if SOFR is 2.5%, you have to pay 3.3. If SOFR is 3%, you have to pay 3.8. If SOFR is 4%, you have to pay 4.8. So you have issued a bond, say 5-year bond, in which you are supposed to pay 6 months SOFR plus 80 basis point. हर 6 month के beginning में जो SOFR है, say 1st Jan को SOFR जो है, that plus 0.8 you have to pay in the first 6 month. फिर 1st जुलाई को जो SOFR है, that plus 0.8 you have to pay in December. फिर वापस से 1st Jan को जो SOFR है, that plus 0.8 you have to pay in June. वापस से 1st जुलाई को जो SOFR है, that plus 0.8 you have to pay in December. Okay? And all SOFR and all interest rates are per annum, which means SOFR, if I said 2.5%, so plus 0.8 is 3.3. So 2.5 plus 0.8, 3.3% of say 500 billion into half. That's the interest amount.
3.3% of the amount से 500 million into half. Okay, तो 6 month SOFR जब बोलते हैं ना तो वो per annum rate है applicable for 6 month. 3 month SOFR is the per annum rate applicable for 3 months. All interest rates are per annum. Okay, तो whatever it is, यहां पे फोकस ये है कि आपको SOFR बढ़ने का डर है. You are afraid that SOFR बढ़ गया तो बढ़ गया तो टेक योर टाइम. मैंने बोला कंपनी ने इश्यू किया. लेट मी शो यू. Okay, let me show you interest rate exposure. This is a X Limited, and X Limited has to pay SOFR plus 80 basis points interest pay करना है. SOFR plus 80 basis point on $500 million. So what is X Limited afraid of? X Limited is afraid of SOFR rising. For those of you who are feeling a little bit uncomfortable on SOFR, these are just terms. जैसे अपने यहाँ इंडिया में there is something called MIBOR, Mumbai overnight, Mumbai interbank rate, MIBOR. There used to be LIBOR ना, London interbank offered rate. तो LIBOR because of some scandals LIBOR हट गया, and now we have new market reference rates like SOFR, SONIA, यूरो, STR. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में दे आर जस्ट इंटरेस्ट रेट्स, नथिंग मोर. यू डोंट हैव टू नो द PhD अबाउट देम. तो SOFR प्लस 80 बेसिस पॉइंट पे करना है, अफ्रेड ऑफ SOFR राइजिंग. तो इसने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, ठीक है, सपोज JP Morgan के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, वेयर इन X Limited विल रिसीव SOFR and will pay a fixed 2%. This is called a interest rate swap. So X Limited is going to receive floating interest based on SOFR, and X Limited is going to pay 2%. X Limited is going to receive floating interest rate based on SOFR, and X Limited is going to pay 2%. If you see nicely, X Limited has converted its floating rate funding into fixed rate funding of 2.8%. किसको 2.8 समझ में आया? देखो तो, take your time. X Limited has converted its floating rate exposure into a fixed rate exposure of 2.8%. 2.8% किसको समझ में आया? प्लीज देखना. X Limited has converted its floating rate exposure into fixed rate exposure of 2.8%. Yes, Aryan, very good. 2% जा रहा है, अलग से 80 बेसिस पॉइंट जा रहा है. SOFR तो कट गया, SOFR कैंसिल हो गया. 2% जा रहा है प्लस 80 बेसिस पॉइंट जा रहा है, तो 2.8% टोटल में जा रहा है. 2.8% टोटल में जा रहा है. दैट्स अ इंटरेस्ट रेट स्वैप. ओके, अ स्वैप बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट. दिस इज अ स्वैप. ठीक है, जो मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा था ना ऑयल पे, वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अगर एक्सचेंज में ट्रेडेड होते हैं, एक्सचेंज में, ओके, इफ इट इज ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज इट्स कॉल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होता है, इफ इट इज ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज देन इट्स कॉल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो वी हैव क्रूड ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन द कमोडिटी एक्सचेंज. ठीक है, कॉमेक्स वगैरह पे ट्रेडेड होते हैं. तो फॉरवर्ड फ्यूचर्स आर सेम. दिस इज स्वैप. हम लोग बोलते हैं स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? बिकॉज ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये एक बार नहीं हो रहा है, ये 5 साल में 10 बार होगा. अगर 6-6 महीने में हो रहा है तो 5 साल में 10 बार, 5 साल में 10 बार ये एक्सचेंज होगा. तो इट्स लाइक सर 10 बार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है. तो स्वैप इज अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस केस इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट एज द अंडरलाइन. सोफर इज द अंडरलाइन. ठीक है, सो दैट दे आर डेरिवेटिव्स. These are derivatives. So derivatives can be of two types. One is standalone derivatives. The other is embedded derivatives. Standalone derivatives वही हुआ जो मैं सारा एग्जाम्पल ले रहा था. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन एप्पल, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन ऑयल, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन USD GBP. ठीक है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट ऑन सोफर. दीज आर individual standalone forward contract, standalone derivatives. Embedded derivatives क्या होते हैं? Derivatives which are hidden inside some other instrument. Derivatives which are hidden inside some other instrument, they are called embedded derivative. Best example, convertible bonds. Please एक बार convertible bonds को सोच लो. Convertible bonds. तो convertible bonds are bonds
which will be later on converted into what? Shares. If the holder wants, जो आप होल्डर हो ना बॉन्ड्स के, तो आपका मन किया तो आप बॉन्ड्स के बदले शेयर्स मांग सकते हो, तो दे आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. तो यू हैव द ऑप्शन to convert the bond into what? Shares. You have the option to convert the bond into shares. There is no obligation, there is an option. So it has a hidden derivative ना, convertible bond. आपको पता है जैसे फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप्स के अलावा दूसरा कैटेगरी ऑफ डेरिवेटिव होता है ऑप्शंस. फॉरवर्ड फ्यूचर्स में तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल समथिंग. ऑप्शंस में देयर इज अ राइट टू बाय, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय. मन हुआ तो ऑयल खरीदेंगे, मन नहीं हुआ तो ऑयल नहीं खरीदेंगे. दैट्स कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय. पुट ऑप्शन क्या होता है? राइट टू सेल. ओके, तो ओएनजीसी का मन हुआ तो ऑयल बेचेगा 62 पे, नहीं मन हुआ तो नहीं बेचेगा. कॉन्ट्रैक्ट टू सेल नहीं, राइट टू सेल है. समझ गए? कॉल ऑप्शन क्या हो गया? राइट टू बाय अपसाइड. और पुट ऑप्शन क्या हो गया? राइट टू सेल डाउन साइड. तो अगर कॉल ऑप्शन कोई बाई किया है सी प्लस, तो वो तभी उसको एक्सरसाइज करेगा अगर दाम बढ़ गया तो. ठीक है. और पुट ऑप्शन कोई बाई किया ना राइट टू सेल, तो वो तभी उसको एक्सरसाइज करेगा अगर दाम गिर गया. तो जैसे ओएनजीसी ने 62 के रेट पे पुट ऑप्शन बाई किया, राइट टू सेल एट 62, तो रेट अगर 50 हो गया तो 62 में बेचेगा, और रेट अगर 70 हो गया तो बोला अब नहीं बेचेंगे. मतलब डबल्स, मतलब इट्स अ वेरी वेरी attractive instrument. It's like a lottery ticket, because if things move in your favor, you exercise the same. If things move against you, you allow it to lapse. That's the case of call and put options. And when these call and put options are hidden inside some contract, in that case, that becomes an embedded derivative. Example, callable bond. A callable bond is a bond which the issuer, जो issue किया है, it can call from the investors prior to maturity. 10 साल का bond है, 2 साल बाद issuer उसको call back कर सकता है. A puttable bond is a bond where the investor has the right to sell the bond prior to maturity. Put is right to sell. तो bond के अंदर put option है, bond के अंदर call option है, bond के अंदर conversion option है. That's called convertibles. Okay, माने embedded derivatives. तो दो तरह का derivatives होता है. One is standalone derivatives, the other is embedded derivatives. Standalone and embedded derivatives. Okay. We take a 2 minutes 5 minutes का रेस्ट. ओके, बिकॉज मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया. वैसे मैं दिखाना भूल गया तब तक. इफ आई जस्ट शो इट टू यू, हर क्लास के साथ, विथ एवरी क्लास, दीज नोट्स आर गोइंग टू बी शेयर्ड. दीज आर वंडरफुल नोट्स. हैव अ लुक. ये नोट्स जो है ना, अगर ध्यान से देखना, इसमें इस चैप्टर में जैसे 2 LOS है. फर्स्ट LOS इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ डेरिवेटिव इज एंड इट्स बेसिक फीचर्स. मैं वही करवा रहा हूं. Understanding what a derivative is and its basic features. LOS B क्या है? Understanding derivative markets, कि whether वो derivative exchange में traded है या वो डीलर के साथ करना पड़ेगा, ओवर द काउंटर है. तो 2 लर्निंग आउटकम है इस पर्टिकुलर लर्निंग मॉड्यूल में. लर्निंग मॉड्यूल का नाम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड डेरिवेटिव मार्केट फीचर्स, और इस पे 2 LOS है. अब फर्स्ट LOS चालू हुआ. Define the derivative and basic features of derivative. It is necessary, quintessential that क्लास के बाद आपको ये रीड करना पड़ेगा एंड आपको सब समझ में आएगा. बिलीव मी, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है इन सूदिंग लैंग्वेज. ठीक है, विथ नंबर्स, विथ एग्जाम्पल्स इट्स गिवन पूरा. और एक भी पॉइंट कोर का मिसिंग नहीं है. कोई बोलेगा ना सर कोर का आपने ये पॉइंट मिस कर गया, कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं है. कोर का कुछ भी मिस नहीं किया हुआ है. नो मैटर यू कलेक्ट वॉट एवर नोट्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, स्क्वाइजर ट्वाइजर वगैरह, आपको सब जगह मिसिंग दिखेगा. इस पे कुछ भी मिसिंग नहीं है. सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है A to Z. ठीक है. एंड देन इट इज फॉलोड बाय सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गया जो अपने करेंगे. दीज आर 1 2 3 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है. कितना क्वेश्चंस है यहाँ पे? वी हैव ऑल टुगेदर, let me see, so we have all together 20 questions from LOS A. You understood? LOS A का पूरा नोट्स था, उसके बाद 20 क्वेश्चंस थे. तो आपको करना क्या है? क्लास करना है. क्लास करने के बाद नोट्स रीड करना है, और नोट्स रीड करने के बाद 20 क्वेश्चंस करने हैं. उसके अलावा एक होमवर्क क्वेश्चंस का फाइल शेयर होगा, वो होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. एक बार चैप्टर एंड हुआ तो चैप्टर एंड होने के बाद आपको चैप्टर का टेस्ट देना है. एंड इफ यू डू दिस, इज इट पॉसिबल दैट यू कैन फेल? इम्पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल.
ओके, इट इज इम्पॉसिबल। फिर एलओएसबी का नोट्स चालू हो गया, तो एलओएसबी का नोट्स होगा, फिर उसका क्वेश्चंस। तो दिस इज द टीचिंग पैडागॉजी ऑफ दीज क्लासेस। वी डू नॉट डिक्टेट इन दीज क्लासेस, ओके, वी डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिवली, और डिस्कस करने के बाद वी गिव यू द नोट्स, वी सॉल्व सम क्वेश्चंस, and you are supposed to read the notes, solve the questions, do the homework questions, and then you are supposed to take the test as soon as the chapter ends. Is it communicative? समझ में आ रहा है? बहुत जन हो सकता है प्री रीड करना चाहेंगे, तो आई हैव डिसाइडेड दैट मैं ये नोट्स जो है ना क्लास के पहले शेयर कर दूंगा। ये नोट्स क्लास के पहले शेयर कर दूंगा, तो सम पीपल में लाइक टू प्री रीड, पर मैं बता दूं ये नोट्स कैसे डिजाइंड है। दी नोट्स आर नॉट डिजाइंड फॉर समबडी हु डजंट हैव एन आइडिया ऑफ द टॉपिक। These notes are perfect for somebody who has an idea. फिर से बोलूं, एक होता है ना, काश कोई चीज समझे, समझाने वाला नोट्स नहीं है, पर अगर आपको आइडिया हो गई है तो बेस्ट नोट्स है। बेस्ट माने बेस्ट, देयर इज नो सेकंड बेस्ट एनीवेयर। अंडरस्टूड? सो दिस इज द टीचिंग पैडागॉजी। ऑल्दो आई विल प्री शेयर द नोट्स, बट बिलीव मी, आपको यही समझ में आएगा कि शायद करने के बाद बेटर है। हाँ, अगर आपको किसी चैप्टर का ऑलरेडी आइडिया है, बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड नॉलेज, किसी चैप्टर का ऑलरेडी आइडिया है, तो आपको नोट्स पूरा समझ में आएगा। अंडरस्टूड? उसमें हो सकता है आप क्लास भी स्किप कर जाओ कि मेरे को ये क्लास करने की जरूरत नहीं है। आई एम ओके विथ इट, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस एंड यू आर एबल टू डू द चैप्टर का टेस्ट, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। सम ऑफ द क्लासेस कैन बी स्किप्ड डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड। अंडरस्टूड? सो दिस इज गोइंग टू बी द टीचिंग पैडागॉजी। ओके, अब कुछ और चीज बतानी है जिसके बाद मैं क्वेश्चन पे घुस सकूं। तो व्हाट आर दोज थिंग्स, लेट मी टेल यू। तो मैंने समझा दिया कि डेरिवेटिव्स में फिजिकल सेटलमेंट होता है, कैश सेटलमेंट होता है, वो आप लोग क्लियर है। मैंने ये भी समझा दिया कि डेरिवेटिव्स में स्टैंड अलोन डेरिवेटिव्स है और क्या बोलते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव्स है। आई ऑल्सो एक्सप्लेन दैट डेरिवेटिव्स दो तरह के हैं। एक है फर्म कमिटमेंट्स लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वैप। फर्म कमिटमेंट है, दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट राइट एंड ऑब्लिगेशन है। और एक ऑप्शंस, जहां पे एक पार्टी का राइट है, दूसरे का ऑब्लिगेशन है। जैसे मैंने आपसे कॉल ऑप्शन बाई किया C+, ठीक है, आपने कॉल ऑप्शन सेल किया, तो मैं आपको अभी प्रीमियम दूंगा, लॉटरी टिकट का दाम दूंगा, और उसके बाद अगर दाम बढ़ गया तो आप मेरे को डिफरेंस दोगे, और दाम नीचे चला गया तो लैप्स। तो आई एम द पर्सन हु इज गोइंग टू गेन, यू आर नॉट गोइंग टू गेन। यू आर विशिंग दैट काश दाम नहीं बढ़े और लॉटरी का टिकट कमा ले। वन साइडेड है, ओके। उसमें वन पार्टी हैज द राइट, द अदर पार्टी हैज एन ऑब्लिगेशन, पर वो अपने सेकंड चैप्टर में ज्यादा इलैबोरेट होगा इन द सेकंड चैप्टर। यू ऑल्सो अंडरस्टूड दैट डेरिवेटिव में मेनली दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, वन इज कॉल्ड हेजर, द अदर इज कॉल्ड स्पेक्यूलेटर। जो हेजर है उसको मैं बोलता हूं फट्टू, आई कॉल देम फट्टू फट्टू, और जो स्पेक्यूलेटर उसको बोलते हैं जिगरा। दोनों वर्ड समझ में आ रहा होगा, हेजर इज फट्टू एंड स्पेक्यूलेटर इज जिगरा। दोनों वर्ड का फीलिंग आ रहा है? हेजर को फट्टू क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑलरेडी वो एक्सपोज्ड है टू रिस्क, ओके, और वो रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव में एंटर किया है। और जो स्पेक्यूलेटर है वो तो घर पे बैठा है, उसको कोई रिस्क नहीं है, ना ऑयल बेच रहा है ना ऑयल खरीदना है, जान पूछ के ऑयल में एंटर कर रहा है जिससे फायदा उठा सके, उस पर जिगरा है। और एक तीसरा आदमी होता है, उसको बोलते हैं श्याना, दैट पर्सन इज एन आर्बिट्राजर। आर्बिट्राजर क्या करता है? गैप देखता है कि स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है ऑयल का 62, फॉरवर्ड प्राइस क्या चल रहा है 65, इन दोनों बीच में आर्बिट्राज करता है, एक को बाय एक को सेल। पर आर्बिट्राज अपने काम आएगा कैटेगरी 2 में, जो प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, वहां पे आर्बिट्राज काम आएगा। जो प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स है वहां पे आर्बिट्राज काम आने वाला, अभी काम नहीं आएगा। अभी हेजर्स और स्पेक्यूलेटर्स बढ़िया चीज है। कुछ कुछ वर्ड्स बताने हैं वो बता दूं। इक्विटी में व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी डेरिवेटिव्स, हैव यू हर्ड अबाउट ESOPs and warrants? If I talk about equity derivatives, have you heard about ESOPs and warrants? Yes, please. Equity derivatives में have you heard about ESOPs and warrants? Do reply. I am waiting for your reply. Anand, Aryan. Okay, Payal is saying that I've heard about ESOPs, not about warrants. Good. तो जो सीनियर मैनेजमेंट होता है ना, खासकर सीनियर मैनेजमेंट, आजकल उनको जितना ही पैकेज दे दो, इफ आई वांट टू हायर अ सीनियर मैनेजमेंट, अ CEO ऑफ SSCI, and I give him a package of say X amount, he is not ready to work.
जनरली उन लोग को ईसॉप देना पड़ता है कि भाई अगर आपने ऐसा ऐसा कंपनी का टर्नओवर कर दिया, कंपनी का एबिडा कर दिया, तो इन दैट केस आपको 0.5% स्टेक मिलेगा कंपनी में. मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ. तो इफ आई वांट टू हायर अ सीनियर मैनेजमेंट, आई विल हैव टू गिव देम सम ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस. यानी ऑप्शंस हो गया ना, यानी दे विल हैव द राइट टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी. दे विल गेट द राइट टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी. ओके, सो वो तो कॉल ऑप्शन हो गया. तो इक्विटी पे ईसॉप्स भी होता है जो कंपनीज लोग अपने एम्प्लॉयज को इशू करते हैं टू रिटेन हाई लेवल टैलेंट. उसके अलावा कई बार जो बॉन्ड्स होते हैं ना, बॉन्ड्स, उस बॉन्ड्स के अंदर वारंट अटैच होता है. मतलब एक बॉन्ड इशू किया अदानी ने, बॉन्ड्स, और बॉन्ड के साथ वारंट रखा. वारंट क्या है? कॉल ऑप्शन है. तो जो बॉन्ड होल्डर्स है वो लोग चाहे तो वारंट को दिखा के शेयर्स बाई कर सकते हैं अदानी का. तो वारंट इज अ कॉल ऑप्शन इशूड बाय द कंपनी. इट इज सेपरेटली ट्रेडेड इन द मार्केट. तो सर नॉर्मल कॉल ऑप्शन में और वारंट में क्या डिफरेंस है? जो नॉर्मल कॉल ऑप्शन होता है वो कंपनी इशू नहीं करता है, इट्स जस्ट अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज. बट जो वारंट है दैट इज इशूड बाय द कंपनी अलोंग विद द बॉन्ड. ठीक है, तो वारंट्स एंड ईसॉप्स आर आल्सो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑन इक्विटी एज द अंडरलाइन, इक्विटी के ऊपर. उसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रेडिट डेरिवेटिव और सीडीएस. क्रेडिट डेरिवेटिव था सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. ये क्या होता है? ये होता है कि आपको लग रहा है अदानी डिफॉल्ट करने वाला है, आपको लग रहा है अदानी डिफॉल्ट करने वाला है और आपके पास अदानी का बॉन्ड्स है, तो आपको डर लग रहा है. तो आपने क्या किया? आप एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गए या एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास गए, जेपी मॉर्गन, एंड यू बॉट अ सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, इन विच यू हैव टू पे एन इंश्योरेंस प्रीमियम एंड जेपी मॉर्गन प्रोमिसेस टू मेक गुड द लॉस, कि अगर अदानी डिफॉल्ट किया तो वो आपको पैसा देगा. इट्स परफेक्ट इंश्योरेंस टाइप ना. कि सीडीएस क्या होगा? एक तरह से क्रेडिट का इंश्योरेंस, कि मेरे को लग रहा है कोई कंपनी डिफॉल्ट करेगा तो मैं सीडीएस बाई कर लिया तो मेरे को प्रीमियम देना पड़ेगा रेगुलरली, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम दे करते हैं. और अगर वो कंपनी डिफॉल्ट किया तो इन दैट केस आई विल गेट द डिफरेंस, मेरे को मेक गुड द लॉस होगा. इट इज टिपिकली इंश्योरेंस बट 100% इट इज नॉट इंश्योरेंस. वाई? बिकॉज इट्स अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट. वो एक्सचेंज में ट्रेड होता है, बाजार में बिकता है. वो इंश्योरेंस प्रीमियम चेंज होता रहता है, सीडीएस प्रीमियम. दैट्स कॉल्ड अ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, सीडीएस. ठीक है, तो बोलते हैं ना कि जैसे बॉन्ड का प्राइस चेंज करता है दो कारण से. नंबर 1 बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड नंबर 2 बिकॉज ऑफ क्रेडिट रिस्क. तो अगर इंटरेस्ट रेट से मैं फाइन हूं, दैट्स मार्केट रिस्क, आई एम ओके विद इट. बट क्रेडिट रिस्क से मैं फाइन नहीं हूं तो मैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से अपना क्रेडिट रिस्क को हेज कर सकता हूं. आई कैन हेज द क्रेडिट रिस्क विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप. ठीक है, तो आई थिंक विद दिस एज द बेस वी आर गुड टू गो विद द क्वेश्चंस. एक बार क्वेश्चंस देखते हैं क्या है. लेट्स सी हाउ आर वी एबल टू अटेम्प्ट इट, हाउ आर वी एबल टू फेयर. तो आप लोग को क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा. लेट मी सी. यस प्लीज, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. Which of the following best defines a derivative? I'm not getting the answers. I will not wait that long. Aryan, Payal, Anand, in case you want the class to be interactive. Okay, good. Sabka answer correct. The answer is A. A financial contract that derives its value from the performance of an underlying. ये डिफाइन किए थे. बी क्यों रॉन्ग है? अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट पासेस थ्रू द रिटर्न्स ऑफ एन अंडरलाइंग. ये तो म्यूचुअल फंड होता है. म्यूचुअल फंड जो होते हैं दे पास ऑन द रिटर्न्स ऑफ द होल्डिंग आफ्टर देयर एक्सपेंसेस. तो यार डेरिवेटिव म्यूचुअल फंड थोड़ी है. अ डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्म्स द पे ऑफ द अंडरलाइंग. ठीक है, रॉन्ग है. बी इज टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड. अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट एलिमिनेट्स ऑल रिस्क. नो, डेरिवेटिव जो है वो हेजिंग के लिए भी यूज हो सकता है, स्पेक्यूलेशन के लिए भी. क्यों एलिमिनेट करेंगे? मैं रिस्क क्रिएट करूंगा और मैं रिस्क को कम करूंगा, मैं रिस्क को बढ़ाऊंगा. समझे? तो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. द रेफरेंस एसेट और वेरिएबल इन अ डेरिवेटिव इज कॉल्ड. यस पायल, जो आपने बोला सही बोला.
Question number 2. The reference asset or variable in a derivative is called. Yes, सबका आंसर करेक्ट है. मुफ्त का क्वेश्चन है. इट्स अंडरलाइंग. इज अंडरलाइंग. ए जो है काउंटर पार्टी है. काउंटर पार्टी तो ए और बी जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं उस पर काउंटर पार्टी रिस्क होता है. ये क्या पता वो लोग फुलफिल नहीं करें कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन. और सी नोशनल प्रिंसिपल. तो अगर अपने स्वैप जो एंटर किए थे आपको याद है स्वैप जिसमें अपने को सोफर मिल रहा था जेपी मॉर्गन से सोफर और अपने पे कर रहे थे 2% ऑन व्हाट ऑन 500 मिलियन. तो 500 मिलियन को नोशनल प्रिंसिपल बोलते हैं. इनफैक्ट अपना फर्स्ट एग्जांपल जो था ना ऑयल के ऊपर 100 बैरल्स अगर वो कैश सेटलमेंट है तो 100 बैरल्स इज नोशनल प्रिंसिपल बिकॉज कोई वो खरीद रहा बेच रहा नहीं है जस्ट नोशनल है. ठीक है नोशनल प्रिंसिपल. नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड डेरिवेटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड डेरिवेटिव. एम्बेडेड डेरिवेटिव स्टैंड अलोन नहीं जो किसी के अंदर घुसा हुआ है डेरिवेटिव. एम्बेडेड डेरिवेटिव कौन सा है. एम्बेडेड डेरिवेटिव कौन सा है. ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी कॉलेबल बॉन्ड. सब बॉन्ड के अंदर कॉल ऑप्शन छुपा हुआ है. A bond which has a call option, the company can buy back the bond prior to maturity. Callable bond, puttable bond, convertible bond, they are embedded derivatives. Whereas forward contract on gold is a hard commodity. Equity index futures contract, these are standalone derivatives. Question number 4. A firm commitment derivative involves firm commitment और contingent claims होता है. दो तरह का derivative. Firm commitment हो गया forward future swap और कंटिंजेंट क्लेम हो गया ऑप्शंस जहां पे एक जन के पास राइट है. तो बोल रहा है फर्म कमिटमेंट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्स फर्म कमिटमेंट जो करना ही पड़ेगा. बोथ साइडेड ऑब्लिगेशन है कोई ऑप्शन नहीं है. फर्म कमिटमेंट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्स ए बोथ पार्टीज बीइंग ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म एट सेटलमेंट. दोनों पार्टीज. जबकि बी और सी तो कंटिंजेंट क्लेम है ऑप्शन है ना. राइट टू बाय राइट टू सेल. ठीक है ओके. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिंजेंट क्लेम. कंटिंजेंट क्लेम कौन सा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिंजेंट क्लेम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिंजेंट क्लेम. या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंटिंजेंट क्लेम. बाकी फॉरवर्ड्स और इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आर फॉरवर्ड फर्म कमिटमेंट. आंसर इज सी ऑप्शन. वन पार्टी हैज द राइट. एन एयरलाइन कंपनी परचेजेस क्रूड ऑयल फ्यूचर्स टू हेज अगेंस्ट राइजिंग फ्यूल कॉस्ट. एन एयरलाइन कंपनी परचेजेस क्रूड ऑयल फ्यूचर्स टू हेज अगेंस्ट राइजिंग फ्यूल कॉस्ट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग डेरिवेटिव फॉर हेजिंग. ओके हेजिंग. ओ आर्यन बोल रहे सर क्वेश्चन में ही तो आंसर लिखा हुआ है हेज. यस मे बी वी शुड हैव बीन अ लिटिल बिट स्मार्ट और हेज वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था. यू आर करेक्ट आर्यन. क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेरिवेटिव अंडरलाइंग इज मोस्ट एक्यूरेट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेरिवेटिव अंडरलाइंग इज मोस्ट एक्यूरेट. Yes, the answer is C. An underlying can be a group of assets. Yes, like Nifty, Sensex, or a variable such as an interest rate. Correct. It need not be a single asset or a physical commodity only. Question number 8. Warrants are most similar to. Warrants जो कंपनी बॉन्ड के साथ अटैच करता है. Options issued by companies that allow holders to buy shares from the issuer. These are options, call option. नहीं सी रॉन्ग है पायल. वारंट्स जो है ना वो फ्यूचर्स या फॉरवर्ड नहीं है. वारंट्स और ऑप्शंस.
आपको एक बॉन्ड मिला, उस बॉन्ड के साथ वारंट है, आपका मन करे तो आप वारंट को दिखा के शेयर खरीद सकते हो, आपका मन करे तो वो ऑप्शन है, ठीक है ना। फ्यूचर नहीं, खरीदना पड़ेगा जरूरी नहीं है। एक बॉन्ड आपने बाई किया, पायल, और बॉन्ड के साथ एक वारंट अटैच्ड है, तो आपका मन करे तो आप वारंट को दिखा के कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, तो आपकी इच्छा पे डिपेंडेंट है। इट्स एन ऑप्शन, कॉल ऑप्शन है, ठीक है। इट्स नॉट अ फॉरवर्ड अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। Which of the following is not a typical reason for using derivative? Which of the following is not a typical reason for using derivative? Not पूछा है, not, be careful। तो दो तो रीजंस है डेरिवेटिव क्यों यूज करते हैं, पर एक तो रीजन नहीं है, वो वाला बताना है। नॉट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल रीजन फॉर यूजिंग डेरिवेटिव्स? फर्स्ट वाला पॉइंट लेवरेज के बारे में बोल रहा है, लार्ज एक्सपोजर विद स्मॉलर कैश आउटले। दूसरा वाला पॉइंट हेजिंग के बारे में बोल रहा है, किसा हेज करने के लिए यूज होते हैं। तीसरा वाला पॉइंट बोल रहा है कि डेरिवेटिव यूज करने से हम लोग को प्रॉफिट गारंटीड हो जाता है। क्लियर कट आंसर इज सी। कैसे गारंटी होता है? डेरिवेटिव तो रिस्क इन्वॉल्व है, यू मे लूज, यू आर एंटरिंग इनटू अ बेट, आप एक शर्त एंटर कर रहे हो, यू कैन लूज। ऑप्शन नंबर सी इज नॉट अ टिपिकल रीजन, तो आंसर इज सी। Question number 10. Market reference rates such as SOFR, Euro STR and SONIA are most commonly used as underlyings for? मार्केट में जो रेफरेंस रेट्स है सच एज सोफर यूएस का, यूरो एसटीआर यूरोप का, सोनिया यूके का, आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अंडरलाइंग फॉर? Obviously, interest rate derivatives. Question number 11. An investor enters into a forward contract to sell 10,000 shares of stock at $50 per share in 6 months. At maturity, the stock price is 45. तो इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट किया है टू सेल, ध्यान देना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 10,000 शेयर्स 50 पे बेचने का, काश दाम नीचे जाए। At maturity, the stock price is 45. दाम नीचे चला गया. Good. The investor's position is most similar to a short position in the stock because forward contract to sell किया है ना। अगर बाद में दाम ऊपर भी चल जाता तब भी जो क्वेश्चन पूछा है इन्वेस्टर का पोजीशन क्या है, शॉर्ट पोजीशन इन द स्टॉक। वो जो बाद का दाम दिया है ना वो तो काम आता अगर अपने से गेन या लॉस निकालने बोलता तो, वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट निकालने बोलता तो बाद का दाम इरेलेवेंट है। जो बाद का प्राइस है 45 उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो 55 होता तो भी आंसर सी है। इन्वेस्टर हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, फॉरवर्ड सेल किया है, शॉर्ट पोजीशन। क्वेश्चन 12, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इनकेस आपको याद हो अदानी डिफॉल्ट किया तो उससे बचने के लिए अपने जेपी मॉर्गन के पास गए कि हम तुमको प्रीमियम देंगे, तुम मेरे को बचाना, वो डूबा तो। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सीडीएस। allow investors to manage default risk separately from bond market transaction. A is not the answer, Payal. A तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क से अपने को स्वैप बचाएगा, स्वैप। बट अदानी अगर डिफॉल्ट करेगा उससे कौन बचाएगा? सीडीएस। तो इट्स डिफॉल्ट रिस्क। ओके, डिफॉल्ट रिस्क के लिए सीडीएस है और इंटरेस्ट रेट रिस्क के लिए स्वैप्स वगैरह है, या बॉन्ड पे भी फ्यूचर्स फॉरवर्ड होते हैं, वो है। Credit default swap is for default risk. Okay, default risk. Question number 13. Soft commodities कौन से होते हैं? Hard commodities तो वो होते हैं जो अपने माइन करते हैं, extract करते हैं. Those are hard commodities which are mined and which are extract. Yes, wheat and cattle, they are soft commodities. क्रूड ऑयल निकाला जाता है धरती से। पायल रॉन्ग बोल रहे हो शायद, लाइक आई थिंक आप पिछले वाला आंसर दे दिए थे। क्रूड ऑयल धरती से निकाला जाता है, नेचुरल गैस भी, वो सब हार्ड कमोडिटीज है, गोल्ड एंड सिल्वर भी। व्हीट एंड कैटल आर सॉफ्ट कमोडिटीज। ओके, व्हीट एंड कैटल आर सॉफ्ट कमोडिटीज।
Those which are extracted and mined, they are hard. ठीक है. Others are soft like wheat and cattle. खैर नोट्स में और बढ़िया से दिख जाएगा जब आप पढ़ोगे तो. Question 14. The length of time until the closing of a derivative transaction is called. The length of time. The length of time. मेरे ख्याल से इसको maturity बोलते हैं, although option number A is also becoming confusing. मेरे ख्याल से वो लेंथ ऑफ टाइम को मेच्योरिटी बोलते हैं. आई एम ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज्ड. सेटलमेंट लास्ट डेट होता है पर पीरियड क्यों लिखा है वो? तो कभी कभी सेटलमेंट 2 दिन तक अलाउड होता है. तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा. सुनना प्लीज, सुनो प्लीज ठीक से सुनना. अगर सपोज एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने का और 6 महीने बाद 3 दिन का समय है सेटल करने के लिए, तो 3 दिन का समय सेटलमेंट पीरियड हो गया, पर 6 महीना इज द मेच्योरिटी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये बात कर रहा है 6 महीने का अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग. मैं क्वेश्चंस देख के बैठता नहीं हूँ. तो आई थिंक द आंसर वुड बी बी. यस. ए के बारे में क्या लिखा है? ए के बारे में लिखा है ए इज इनकरेक्ट. वाइल रिलेटेड सेटलमेंट पीरियड इज इन द स्टैंडर्ड टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइम until closing of the transaction. Okay. Question 15. Counterparty credit risk in derivative refers to. Counterparty credit risk in derivative refers to. Counterparty credit risk in derivative refers to. जिसके साथ डेरिवेटिव किए वो धोखा दे दिया तो. The risk that a counterparty cannot meet its obligation under the contract. ये दिक्कत होता है खासकर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव में. कौन सा? ओवर द काउंटर, जिसमें 2 जन के साथ एंटर होता है. जो एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव होता है उस पर दिक्कत नहीं होता है, बिकॉज एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव जो है ना वो तो एक्सचेंज के साथ होता है. इट विल नॉट डिफॉल्ट. आनंद ने आंसर बी दिया. क्यों? द रिस्क दैट अंडरलाइंग एसेट विल डिफॉल्ट. अंडरलाइंग एसेट कैसे डिफॉल्ट करेगा आनंद? अगर अंडरलाइंग एसेट सपोज रिलायंस का शेयर है, तो रिलायंस का शेयर डिफॉल्ट मतलब रिलायंस का शेयर अंडर परफॉर्म कर सकता है, उसका दाम गिर सकता है, बट दैट्स नॉट अ डिफॉल्ट ना. काउंटर पार्टी रिस्क बने जिसने तुमने आनंद आर्यन के साथ शर्त लगाया, आनंद ने आर्यन के साथ, और आनंद शर्त जीत गया और फिर आर्यन पैसा मार लिया. आनंद ने आर्यन के साथ शर्त लगाया ऑयल प्राइस के बारे में या किसी स्टॉक के बारे में, फिर आनंद शर्त जीत गया और आर्यन पैसा मार लिया, तो वो काउंटर पार्टी रिस्क है. ठीक है ना. ऑप्शन नंबर ए. An investment manager uses equity index swaps to pay the return on one index and receive the return on another index. तो एक इक्विटी इंडेक्स मैनेजर है, वो लार्ज कैप इंडेक्स पे रिटर्न पे कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स पे रिटर्न ले रहा है. ये समझाना चाह रहा हूं मैं. आई वांट टू एक्सप्लेन दिस. सुनो प्लीज. एक फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर, उसके पास अभी एक्सपोजर है 70% लार्ज कैप, 30% स्मॉल कैप. उसको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे स्मॉल कैप इज गोइंग टू आउट परफॉर्म लार्ज कैप. देयर इज अ फंड मैनेजर, से पराग पारेख का अपने मान लेते हैं. उनके पास 70% लार्ज कैप है पोर्टफोलियो में, 30% स्मॉल कैप है. अब पराग पारेख म्यूचुअल फंड को ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप को आने वाले टाइम पे, बिकॉज बहुत अंडर परफॉर्मेंस हो गया. आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ना इंडिया का, दैट हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इन द लास्ट 1 ईयर इन द ग्लोब. वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स ओवर द लास्ट 1 ईयर. तो अब पराग पारेख म्यूचुअल फंड को लगता है कि नहीं, स्मॉल कैप बढ़िया करेगा लार्ज कैप के मुकाबले. तो एक तरह से पराग पारेख को क्या करना चाहिए? लार्ज कैप स्टॉक्स को बेचना चाहिए, स्मॉल कैप खरीदना चाहिए. लार्ज कैप स्टॉक्स बेचना चाहिए, स्मॉल कैप खरीदना चाहिए. ये समझ में आ रहा है? पराग पारेख को लार्ज कैप स्टॉक्स बेचना चाहिए, स्मॉल कैप खरीदना चाहिए. ये समझ में आ रहा है क्या? पराग पारेख का 10,000 करोड़ का फंड है. 7,000 करोड़ जो है लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, रिलायंस में, ओएनजीसी में, एसबीआई में, और 3,000 करोड़ स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है. ठीक है, वोकार्ट में, ठीक है, छोटी छोटी कंपनीज में. अब उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करने वाले लार्ज कैप को, तो वो लोग को लार्ज कैप स्टॉक्स को बेचना चाहिए, स्मॉल कैप खरीदना चाहिए. पर ये बेचा खरीदी में ना बहुत ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाता है. अगर आप शेयर्स को बेचने जाएंगे और खरीदने जाएंगे ना, तो खर्चा बहुत ज्यादा लग जाएगा और टाइम भी लग जाएगा.
तो पराग पारेख क्या किया, पराग पारेख एक स्वैप एंटर किया, इक्विटी स्वैप। कौन सा स्वैप? इक्विटी स्वैप, जिसमें दूसरे पार्टी से बात किया कि तुम मेरे को स्मॉल कैप इंडेक्स पे रिटर्न दोगे से 2000 करोड़ पे, तो मेरे को स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न दोगे और मैं तुमको लार्ज कैप इंडेक्स का रिटर्न दूंगा। तुम मेरे को 2000 करोड़ पे स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न दोगे, मैं तुमको लार्ज कैप इंडेक्स पे रिटर्न दूंगा। तो स्मॉल कैप इंडेक्स सपोज 6 महीना में 5% बढ़ गया और लार्ज कैप इंडेक्स केवल 2% बढ़ा, तो पराग पारेख को 5% मिलेगा, 2% देगा, फायदा हो गया ना। तो विदाउट सेलिंग बाइंग वो अपना काम निकाल लिया। पायल समझ में आया क्या? बहुत काम का चीज है ये, बहुत काम का चीज है ये। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैसे फंड मैनेजर्स लोग एफिशिएंटली अपने पोर्टफोलियो को रीशफल कर सकते हैं विदाउट सेलिंग एंड बाइंग शेयर्स। दैट्स द एडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव। पायल समझ में आया क्या? मैंने बहुत एग्जांपल लेके बताया है। पायल आपको समझ में आया? पराग पारेख 7000 करोड़ का लार्ज कैप इन्वेस्टेड है, 3000 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनीज। अब उसको लगता है आने वाले टाइम पे स्मॉल कैप कंपनीज बढ़िया परफॉर्म करेंगे लार्ज कैप के मुकाबले, तो उसको लार्ज कैप बेचना चाहिए, स्मॉल कैप खरीदना चाहिए। वो 2000 करोड़ करना चाह रहे हैं उठल पटल, पर कौन बाई सेल करेगा? इससे बढ़िया स्वैप एंटर कर लो दूसरे पार्टी के साथ कि भाई तुम मेरे को स्मॉल कैप का रिटर्न दोगे, मैं तुमको लार्ज कैप का दूंगा। अंडरस्टूड? वंडरफुल एग्जांपल। तो लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं, 1 सेकेंड। या क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। An investment manager uses equity index swap to pay the return on one stock index and receive the return on another stock index. An equity manager uses equity index swap to pay the return on one stock index and receive the return on another index. This is primarily used for kyun? Why? It is used for what? Adjusting asset allocation without trading individual shares. एडजस्टिंग एसेट एलोकेशन विदाउट ट्रेडिंग इंडिविजुअल शेयर्स। यहां लेवरेज का बात ही नहीं था, यहां एलिमिनेट इक्विटी रिस्क का बात ही नहीं था, यहां तो एडजस्टिंग एसेट एलोकेशन का बात था। समझ गए? ओके। क्वेश्चन 17। A UK-based importer will pay euro 5 lakh in 90 days for goods. Okay. यूके इंपोर्टर जो मैं बोल रहा था ना, तो वो यूरोप से इंपोर्ट किया। मेरे एग्जांपल में स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया था, यहाँ पे यूरोप से इंपोर्ट किया और 5 लाख यूरो पे करना है 90 डेज के बाद। तो क्या चीज का डर है? यूरो बढ़ने का डर है। 5 लाख यूरो पे करना 90 डेज के बाद, यूरो बढ़ने का डर है। टू हेज करेंसी रिस्क द इंपोर्टर शुड डू व्हाट? तो यूरो बढ़ने का डर है, उसको बैंक के पास जाके क्या बात करना चाहिए? तुम सोचो ना, तुमको यूरो पे करना है 5 लाख, यूरो का दाम बढ़ गया तो तुमको लॉक कर लेना चाहिए बैंक के पास जाके। तुमको बैंक के पास जाना चाहिए और बैंक के पास जाके 90 दिन बाद जो यूरो का भाव है उसको लॉक कर लेना चाहिए। विच इज द आंसर? द आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ए, एंटर इनटू अ फॉरवर्ड, दिख गया था आंसर, सॉरी, एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय यूरो एंड सेल जीबीपी। ऑप्शन नंबर ए, एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय यूरो। आई थिंक बाय यूरो के बारे में कोई कंफ्यूज नहीं है। यूरो पे करना है आपको तो यूरो तो बाई करना पड़ेगा ना। आप तो यूके पर्सन हो, आपको यूरो पे करना है तो यूरो तो बाई करना पड़ेगा। ये बाई और सेल के बारे में कोई कंफ्यूज हो जाए तो बता दूं, सुनना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बाई या सेल क्या करेंगे वो डिपेंड करता है कि हम लोग अगर फॉरवर्ड नहीं करते तो बाद में क्या बाई या सेल करते। सोचो फॉरवर्ड नहीं करते तो 90 दिन बाद, हम लोग तो यूके के आदमी, हम लोग यूरो को बाई करते ना। हम लोग फॉरवर्ड भूल जाओ, तो हम लोग 90 डेज के बाद यूरो को बाई करते पे करने के लिए। तो वो जो उससे बाई करते वो पहले से फॉरवर्ड बाई कर रहे हैं, नो कंफ्यूजन एट ऑल। यूरो बाई करना है हमें, पाउंड देख के यूरो बाई करेंगे तभी तो पे करेंगे। करेक्ट है? ओके, सॉरी, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18। Stock option granted to employees as compensation are used primarily to? Stock options granted to employees as compensation, ESOPs का बात किए थे ना। are used primarily to? They are used to reduce the company's cash compensation cost, वरना पता नहीं कितने करोड़ों का पैकेज देना पड़ता, and align employees interest with stock performance। अब एम्प्लॉय जो है उसको पता है कि वो अगर बढ़िया परफॉर्म करता है और स्टॉक का दाम बढ़ता है तो उसको ज्यादा मिलेगा,
तो हम लोग यही तो चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कंपनी के सारे एम्प्लॉइज कंपनी के बेहतरी के लिए काम करें, खुद का केवल सैलरी लेके पतला गली से निकले नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, which statement about derivative and transaction cost is most accurate? Which statement about derivative and transaction cost माने bid ask spread? Which statement about derivative and transaction cost is most accurate? पायल ने तो एकदम गलत आंसर दी है, वो बोल रही है ए, डेरिवेटिव्स ऑलवेज हैव हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। पायल एकदम उल्टा दी है, मैंने बोला था डेरिवेटिव में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होते हैं। डेरिवेटिव्स टिपिकली हैव लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट देन ट्रांजैक्टिंग डायरेक्टली इन द अंडरलाइंग। अंडरलाइंग में जो एसेट है उसके अंदर लिक्विडिटी कम होता है, बायर सेलर कम मिलते हैं, गैप ज़्यादा होता है बिड आस्क में। डेरिवेटिव में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटल्स बाय, कैसे सेटल होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिए तो कैसे सेटल होता है? हम लोग बोले थे सर फिजिकली भी हो सकता है, कैश सेटलमेंट भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है ऑप्शंस में कैसे कैसे लिखा है। तो बोल रहे हैं वन पार्टी मेकिंग अ पेमेंट, इंडिगो पेमेंट करेगा इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड फॉरवर्ड प्राइस एट मैच्योरिटी। ये कैश सेटलमेंट है कि सर 62 पे एंटर हुआ था, 70 हो गया, तो इन दैट केस ओएनजीसी को $8 देना पड़ेगा इंडिगो को। बोथ पार्टीज कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर मैच्योरिटी, ऐसा नहीं होते। द एक्सचेंज डिटरमाइनिंग द सेटलमेंट वैल्यू, ऐसा भी नहीं होते। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज कहां से आ गया? ठीक है, आंसर इज ए, डिफरेंस सेटल होगा। और फिजिकल भी हो सकता था, इस क्वेश्चन में है नहीं। तो ये 20 क्वेश्चंस हमने किया है। These 20 questions we have done. Okay, these 20 questions. So you are supposed to read the notes. Notes को read करना जरूरी है और questions को फिर से देख लीजिएगा। I'm telling you, आज के ज़माने में questions को GPT के साथ देखना जरूरी है, because there will be options that you will not totally understand. You will put in GPT and ask for the explanation. ठीक है? पायल इज सेइंग कैन यू एक्सप्लेन कंटिंजेंट क्लेम वंस? यस पायल, मैंने कंटिंजेंट क्लेम बहुत हड़बड़ी से बताया था, कारण वो नेक्स्ट चैप्टर में है। कंटिंजेंट क्लेम का मतलब होता है ऑप्शंस। मतलब अपने एग्जांपल में इंडिगो जो है वो $62 पर बैरल पे ऑयल खरीदने का बात ओएनजीसी से किया था 6 महीने बाद, आपको याद होगा। मेरे फर्स्ट एग्जांपल में इंडिगो, उसको ऑयल प्राइस बढ़ने का डर था, तो 6 महीने बाद ओएनजीसी से $62 पे बाई करेगा ऑयल। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, पर उस पर तो डर है ना इंडिगो को, बिकॉज अगर ऑयल का दाम गिर गया से 50 या 40 हो गया, तब भी उसको 62 पे बाई करना पड़ेगा, तो ऑब्लिगेशन भी है। अगर इंडिगो चाहता है कि यार मेरा ऑब्लिगेशन नहीं हो, मेरा मन होगा तो मैं खरीदूंगा 62 पे, मेरा मन होगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, तो उसको बोलते हैं कंटिजेंट क्लेम, दैट्स कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन। तो इंडिगो डजंट हैव एन ऑब्लिगेशन टू बाय, इट ओनली हैज द राइट टू बाय। आप समझे? तो वन साइडेड होता है ऑप्शन में कंटिजेंट क्लेम। आई विल सजेस्ट दैट क्रिकेट का एनालॉजी देके, किसका एनालॉजी? क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट जो होता है उसका एनालॉजी देके मैं डेरिवेटिव में फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप्स, ऑप्शंस ये सब समझाता हूँ। अपने इस वाले बैच में वो एनालॉजी देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पूरा उस पर एक क्लास लगता है। बट डेरिवेटिव सिंस उसका बेस बन रहा है आपका, तो इन दैट केस जिसको भी डेरिवेटिव का आइडिया नहीं था, जैसे पायल को हो सकता नहीं था, मेरा डीप रिक्वेस्ट होगा पायल, सिंसियरली वन, इफ यू लिसन टू मी, कि आप वो फर्स्ट क्लास डेरिवेटिव का जो मेरा है, ओके, मैं शेयर करूंगा अभी, वो यूट्यूब पे है, वो फर्स्ट क्लास प्लीज़ एक बार देख लेना और आप बहुत बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। ठीक है? बिकॉज वो क्लास अपने लगा नहीं सकते ना यहाँ पे कि वैसे यहाँ बता दें। यहाँ पे वी हैव टू गो फोकस्ड वे में। ठीक है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट बैच एंड दिस बैच। अंडरस्टूड? इज इट ओके पायल? रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज वो वाला क्रिकेट के एनालॉजी से मैंने एक्सप्लेन किया है वो जरूर 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 एक बार देख लेना। ओके? बिकॉज डेरिवेटिव का आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है? ओके।
अपने कल सुबह इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुमारो मॉर्निंग. LOS B, आज LOS A हो गया अपना. ठीक है, तो LOS A हो गया. Anand Sharma is saying, sir, warrant is also an embedded option, right? Yes, warrant is an embedded option. It's a call option, right, to buy the share embedded inside a bond. ठीक है, embedded inside a bond. So I am saying LOS A हो गया, LOS B अपने कल सुबह करेंगे. ठीक है, तो सेम टाइम 8 AM. और क्या बोलते हैं, इस क्लास का ऑडियो समरी आपको मिलेगा. ठीक है, वो ऑडियो समरी आप सुन सकते हो. उसके अलावा आज 3 बजे क्लास है जिसमें अपने इक्विटी स्टार्ट कर रहे हैं. 3 बजे क्लास जो उसमें इक्विटी स्टार्ट हो रहा है. और आज 7 बजे क्लास है 7 PM जिसमें अपने वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ FSA. 3 बजे क्लास इक्विटी स्टार्ट हो रहा है और 7 o'clock क्लास में FSA स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो तीनों टॉपिक एक साथ चलाने हैं. यू कैन नॉट क्रिएट अ बैकलॉग, एकदम भी बैकलॉग क्रिएट नहीं करना. तो आपको क्लास करनी पड़ेगी, क्लास का नोट्स रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करना पड़ेगा, होमवर्क क्वेश्चंस करना पड़ेगा और चैप्टर खत्म होती है चैप्टर का टेस्ट लेना पड़ेगा. इफ यू डू दिस देयर इज नो रिस्क एट ऑल. इफ यू क्रिएट अ बैकलॉग देयर इज गोइंग टू बी रिस्क. फाइन विथ यू? चलो, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय. और आज तो दोपहर में जो क्लास है 3 बजे, दैट क्लास विल बी टेकन बाय अदर फैकल्टी. ठीक है, वंडरफुल क्लास विल बी टेकन, बी प्रिपेयर्ड. और 7 बजे भी क्लास. आई एम टेकिंग द मॉर्निंग क्लास. ओके, डेरिवेटिव का. चलिए, बाय.